चैप्टर जो है वो हमारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज है हमारे पास में दूध दोहन की विधियां। ठीक है, दूध दोहन, दोहन मतलब दूध निकालना, तो दूध निकालने की विधियां जनरली अगर देखें तो हम दूध दो तरह से निकालते हैं। ठीक है, एक हस्त दोहन और दूसरा मशीन दोहन। दो विधियां हो गई, एक हस्त दोहन, दूसरा मशीन दोहन। क्लियर? मतलब दो तरह से दूध निकालेंगे, एक हाथों के द्वारा और एक मशीन के द्वारा। ठीक है, हाथों द्वारा अगर हम देखें तो इसमें हम अलग अलग तरीके से दूध निकालते हैं। सबसे पहला तरीका पूर्ण हस्त विधि या फुल हैंड मिल्किंग। सेकंड तरीका इसमें देखें तो वो है अंगूठा विधि या फिर नकलिंग। और थर्ड अगर देखें तो वो है चुटकी विधि या फिर स्ट्रिपिंग। तो ये तीन विधियां हैं हाथों द्वारा दूध निकालने की। ठीक है, सबसे पहले विधि हमारे पास में पूर्ण हस्त विधि। इसमें अगर हम देखें तो हम उपयोग करते हैं 4 उंगली और हथेली का। 4 उंगली और हथेली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें हमने 4 उंगली और हथेली के बीच में थन को दबाया। क्लियर? और इसीलिए इसको क्या बोला? पूर्ण हस्त विधि या फुल हैंड मिल्किंग। ठीक, इस फुल हैंड मिल्किंग में अगर देखें तो जब हम 4 उंगली और हथेली के बीच में थन को दबाते हैं तो थन के ऊपर एक समान दबाव पड़ता है, मतलब दोनों ही तरफ से दबाव समान पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? तो इससे अगर देखें तो पशु को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा। प्लस साथ में अगर देखें तो दबाव समान पड़ने के कारण पूर्ण दोहन होता है, तो पशु को कष्ट भी नहीं होगा, दबाव एक समान पड़ेगा, इसके कारण दोहन होता है पूर्ण। पूर्ण दोहन मतलब कि जितना भी थन के अंदर दूध है वो सारा का सारा हमको इस विधि के द्वारा मिल जाता है। अब यही हमारा उद्देश्य है कि जितना दूध थन में वो सारा मिल जाए, और वो उद्देश्य किससे पूरा हो रहा है? पूर्ण हस्त विधि। और इसी के कारण इस विधि को बोला जाता है वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड, क्योंकि इससे पूरा का पूरा दूध निकल रहा है और साथ में पशु को भी कष्ट नहीं हो रहा। ठीक, और इसी कारण इस विधि को बोला जाता है दोहन की सर्वोत्तम विधि। दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि अगर बोले तो कौन सी है? पूर्ण हस्त दोहन या फिर फुल हैंड मिल्किंग। ठीक, और इस फुल हैंड मिल्किंग में अगर हम देखें तो हमने 4 उंगली और हथेली में के बीच में थन को दबाया है। ठीक है, और यह आकृति अगर देखें तो यह आकृति बन गई है मुट्ठी जैसी, और इसीलिए इस विधि को एक और नाम दिया है मुट्ठी विधि, या इंग्लिश में बोला जाता है फिस्टिंग। मतलब पूर्ण हस्त या फुल हैंड के दो नाम और हो गए, वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड, और दूसरा मुट्ठी विधि या फिस्टिंग। ठीक है, और यह है दोहन की सर्वोत्तम विधि। दूसरा तरीका है हाथों द्वारा अंगूठा विधि, और इसमें अगर हम देखें तो हम उपयोग कर रहे हैं 4 उंगली पर, अब हम हथेली के स्थान पर उपयोग करेंगे अंगूठे का। ठीक है, इसको भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने 4 उंगली ली और हथेली के स्थान पर अंगूठा, और इस प्रकार हमने इन दोनों के बीच में स्थन को दबाया। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो दोनों तरफ से समान चीज नहीं आ रही है। पहले वाले में दोनों तरफ से एक समान चीज आ रही थी, पर इसमें एक समान चीज नहीं आ रही। इस कारण इसमें अगर देखें तो असमान दबाव पड़ता है। कैसा? असमान। ठीक, साथ में अगर देखें तो पशु को कष्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है ये नुकीला है। ये अगर अंगूठा देखें तो कैसा है? नुकीला, और ये पशु को चुभेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा? पशु को कष्ट भी होगा। ठीक, दबाव असमान पड़ रहा है, पशु को कष्ट भी हो रहा है, तो क्या पूर्ण दोहन होगा? पूर्ण दोहन नहीं होगा। कैसा दोहन होगा? अपूर्ण दोहन। अपूर्ण दोहन मतलब पूरा का पूरा दूध इस विधि से थनों के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, और यह हमारा उद्देश्य नहीं। तो क्या इस विधि को हम अच्छा बोल सकते हैं? इस विधि को हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं। यह दोहन की सबसे खराब विधि है। कैसी विधि है? सबसे खराब विधि। मतलब कभी भी दोहन हमको इस विधि के द्वारा नहीं करना चाहिए। पर यह अगर देखें तो सर्वाधिक प्रचलित भी है। भारत के अंदर अगर हम देखें तो अधिकतर दूध निकालने का कार्य इसी विधि के द्वारा होता है, जो कि सबसे खराब है। ठीक, तो एक चीज आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी इस विधि से दूध निकालने का काम नहीं करना, क्योंकि इससे दो दिक्कतें हो रही है। एक तो पशु को कष्ट भी हो रहा है, प्लस साथ में पूरा का पूरा दूध भी नहीं निकल रहा। ठीक, तो हमेशा दूध किससे निकालें? पूर्ण हस्त विधि। अगला चले, तीसरी विधि है चुटकी, जिसमें उपयोग करते हैं अंगूठा और उंगली का। ठीक है, चुटकी आपने सुना ही होगा, बजाते भी होंगे। क्लियर? अब चुटकी बजाने के लिए हमने लिया है एक सिंगल उंगली और अंगूठा। ठीक, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गई? चुटकी। तो सेम कंडीशन इधर है कि हम एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाएंगे थन को। ठीक, चित्र में आप देख सकते हैं, एक उंगली और अंगूठे के बीच में थन को दबाकर दोहन किया जाता है, और इस विधि को बोला जाता है चुटकी विधि या इंग्लिश में स्टीपिंग। ठीक, ये जो स्टीपिंग है इसकी कुछ कंडीशन है। इसमें अगर देखें
तो पहली कंडीशन है कि इस मेथड का यूज हम छोटे थन वाले पशुओं के लिए करते हैं। ठीक है, किन में करेंगे? जिनके थन छोटे हों, और साथ में इसका उपयोग हम करते हैं अंतिम दूध या उसी को बोला जाता है चुटकी दूध निकालने। ये दो कंडीशन में हम उपयोग करेंगे स्ट्रिपिंग। ठीक, इसमें अगर हम देखें तो जैसे हमने कहा है कि छोटे थन वाले पशुओं में, इसमें उपयोग कर रहे हैं इसका छोटे थन वाले पशु। अब छोटे थन किन के रहेंगे? तो छोटे थन उन पशुओं के होते हैं जिन्होंने पहली बार बछड़े को जन्म दिया, मतलब हम बोल सकते हैं कि जिनका पहला ब्यात है, जिसने पहली बार बछड़े को जन्म दिया, मतलब जिनका पहला ब्यात है, उनके थन होते हैं छोटे, और उनमें दूध निकालने का कार्य किससे किया जाता है? चुटकी। क्योंकि छोटे थनों में इन दोनों विधियों का उपयोग जो है वो बड़ा कष्टदायक है, आसानी से हम नहीं कर सकते। मान लो थन इतने छोटे हैं, अब इसमें अगर मैं फुल हैंड लगाऊं या पूर्ण हस्त तो नहीं लगेगी, अंगूठा विधि का भी उपयोग इसमें नहीं होगा, लेकिन चुटकी का उपयोग इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो छोटे थन वाले पशुओं में इसका उपयोग करते हैं। साथ में हमने बोला अंतिम दूध निकालने की, मतलब कि भैया सारा दूध, लगभग सारा दूध इन दोनों में से किसी से एक से निकाल लिया, लेकिन जो आखिरी में दूध बचा है, आखिरी में, उसको निकालने के लिए हम उपयोग करेंगे उसके लिए हम उपयोग करेंगे चुटकी विधि या स्ट्रिपिंग। ठीक, तो दो कंडीशन में इसका उपयोग हो रहा है, छोटे थन वाले पशुओं में और अंतिम दूध निकालने। तो इस प्रकार ये तीन विधियां हो गई हाथों द्वारा दूध निकालने की। पहली पूर्ण हस्त, दूसरी अंगूठा विधि, तीसरी चुटकी विधि। ठीक है, सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त, सबसे खराब विधि अंगूठा विधि। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित अंगूठा विधि, छोटे थनों के लिए चुटकी विधि, अंतिम दूध निकालने के लिए चुटकी विधि, चुटकी दूध निकालने के लिए चुटकी विधि। तो ये है तीन मेथड या तीन तरीके हाथों द्वारा दूध निकालने। चल फिर नेक्स्ट चले आगे। दूसरी है मशीन दोहन। अब हम निकालेंगे मशीनों के द्वारा दूध। मशीन की अगर बात करें तो मशीन का उपयोग भारत में ज्यादा नहीं होता है। भारत के अंदर अगर देखें तो मशीन का उपयोग ज्यादा नहीं। भारत में अगर देखें तो मशीन का उपयोग अगर हम देखें तो मेनली तीन कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन अगर हम देखें तो जहां पर अधिक पशु है, दूसरी कंडीशन जहां पर मजदूर कम है, और तीसरी कंडीशन जहां पर समय कम। इन तीन कंडीशन में उपयोग करते हैं मशीन का। इसका मतलब कि यह मशीन कम समय में, कम मजदूर में अधिक पशुओं का दोहन कर सकती है। अगर हम देखें हाथों द्वारा, अगर हम हाथों द्वारा देखें तो हाथों द्वारा एक ग्वाला मतलब दूध निकालने वाला इंसान या आदमी। ठीक, तो एक ग्वाला हाथों द्वारा लगभग 10 पशु या 10 से 12 पशु का दोहन कर सकता है। ठीक है, प्रति घंटा अगर हम देखें तो एक ग्वाला 10 पशु या 10 से 12 पशुओं का दोहन कर सकता है। ठीक, लेकिन अगर हम उपयोग करते हैं मशीन का तो फिर एक ग्वाला, अगर 1 यूनिट मशीन है तो इससे 15 से 17 पशुओं का दोहन 1 घंटे में कर सकता है, और अगर 2 यूनिट मशीन है तो फिर 25 से 30 पशु का दोहन 1 घंटे में एक ग्वाला कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ यूनिट क्या है? तो यूनिट अगर देखें तो यूनिट का मतलब अगर हम देखें तो यूनिट मतलब होता है पाइप। सिंपल अगर समझे तो यूनिट मतलब पाइप, मतलब एक पाइप वाली मशीन, 2 पाइप वाली मशीन। मतलब जैसे मान लो ये मशीन है, या इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये मशीन है, इस मशीन में अगर एक पाइप लगा हुआ है, इस मशीन में एक पाइप लगा है तो फिर इसको हम बोलेंगे 1 यूनिट मशीन। और अगर मशीन में 2 पाइप लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम 2 यूनिट मशीन। क्लियर? अगर एक पाइप है तो इससे एक टाइम में सिर्फ एक ही पशु का दोहन हो सकता है, लेकिन अगर मान लो 2 यूनिट मशीन है तो इससे एक टाइम पे हम 2 पशुओं का दोहन एक साथ में कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब कि अगर एक ही पाइप है तो कम पशुओं का दोहन होगा, और अगर 2 पाइप है तो ज्यादा पशुओं का दोहन होगा। तो यहां पर अगर देखें तो 1 यूनिट से 15 से 17 और 2 यूनिट वाली मशीन से 25 से 30।
वहीं अगर हम हाथों द्वारा देखें तो कितने थे, 10 या फिर 10 से 12। क्लियर। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई कि इससे अधिक पशु का दोहन हुआ, मजदूर कमी लगे, एक ही मजदूर उधर था एक ही इधर है, लेकिन अधिक पशु का दोहन हो गया और समय भी कम लगा। ठीक है, तो इन तीन कंडीशन में हम किसका उपयोग करते हैं, मशीन। आगे इस मशीन को अगर हम देखें तो इसके हैं भाग, मशीन के भाग। ये जो मशीन है ये कितने भागों से मिलकर बनी। ठीक, तो ये है इसके भाग, जिसमें एक है निर्वात पाइप, एक है सकिंग मशीन, एक दूध बाल्टी, एक पारदर्शी ग्लास, एक थन कप, रबर ट्यूब और वाल्व। ये है मशीन के भाग। ठीक, अब इनका काम देख लेते हैं, काम कैसे करते हैं। तो इसके काम में अगर हम देखें तो ये जो मशीन है, इस मशीन के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो धड़कन और एक दबाव। इन दोनों के ही द्वारा इस मशीन से दोहन का काम होगा। ठीक, धड़कन आप समझते ही हैं, धड़कन का मतलब, और अगर हम देखें तो धड़कन का मतलब हम लिख सकते हैं पंपिंग। धड़कन मतलब पंपिंग। ठीक है, जब तक यह मशीन पंपिंग नहीं करेगी तब तक दूध इससे निकलना असंभव है। पंपिंग से क्या होगा, तो पंपिंग या इस धड़कन से पैदा होगा दबाव। ठीक, आप जैसे हाथों से दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के लिए आपको थन के ऊपर दबाव लगाना पड़ता है, थन के ऊपर दबाव लगाना पड़ता है, तभी उसमें से दूध निकलता है। तो इस मशीन से भी जब हम दूध निकालेंगे तो थनों के ऊपर हमको क्या देना पड़ेगा, दबाव देना पड़ेगा, तब उसमें से निकलेगा दूध। ठीक है, और दबाव जो है वो किससे पैदा होगा, इस धड़कन के द्वारा पैदा होगा। ठीक, अब ये काम कैसे होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये है सकिंग मशीन, जिसके अंदर हम पैदा करते हैं धड़कन। सकिंग का मतलब होता है खींचना, या और इसको देखें तो चूसना, खींचना या चूसना। ठीक, खींचने या चूसने का काम कौन करती है, ये सकिंग मशीन, ये वाला पोर्शन। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या पैदा करेंगे, इसके अंदर हम पैदा करेंगे धड़कन 50 से 55 प्रति मिनट। मतलब ये सकिंग मशीन 1 मिनट में 50 से 55 बार धड़केगी। जब इसके अंदर धड़कन पैदा हो जाएगी तो वो जो धड़कन है उसके कारण सकिंग शुरू हो जाएगी, मतलब खींचना या चूसने का काम शुरू हो जाएगा। अब ये मशीन खींचेगी, पर खींचेगी कहां से, तो भैया ये सबसे पहले खींचेगी इस निर्वात पाइप के अंदर से, क्योंकि वही उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो खींचने का काम कहां से शुरू होगा, निर्वात पाइप। अब निर्वात का मतलब क्या है, कि जहां पर हवा पानी कुछ भी नहीं है उस जगह को हम बोलते हैं निर्वात। क्लियर। अब इसमें जब कुछ भी नहीं है और वहां से ये मशीन खींच रही है तो इस कारण क्या होगा, इस निर्वात पाइप के अंदर पैदा होता है दबाव। क्या पैदा होगा, इसमें दबाव। कितना पैदा होगा, तो वो पैदा होगा 5 to 8 इंच पर HG। HG मतलब पारा। ठीक है, 5 to 8 इंच पर HG का दबाव पैदा होता है इस निर्वात पाइप के अंदर। ठीक, अब ये निर्वात पाइप का जो दबाव है ये जाएगा आगे, ये आगे जाएगा पारदर्शी ग्लास के अंदर, वहां से ये पहुंचेगा रबर ट्यूब में, और रबर ट्यूब से ये पहुंचेगा थन कप। ठीक, थन कप मतलब कप है जो कि किसके ऊपर लगे रहते हैं, थनों के ऊपर लगे रहते हैं। क्लियर। तो ये दबाव जो कि यहाँ पैदा हुआ है इस निर्वात पाइप के अंदर, वो कहां पहुंच गया, इस थन के ऊपर पड़ेगा, और जब थन के ऊपर दबाव पड़ेगा तो थनों के अंदर दूध है वो दूध निकलना शुरू हो जाएगा, और निकल कर कहां जाएगा, वो जाएगा थन कप में। थन कप से कहां जाएगा, तो इससे जुड़ी है 4 रबर ट्यूब, हर एक थन कप से 4 रबर ट्यूब जुड़ी हुई है, हर एक से एक एक। ठीक है, तो वहां पहुंच गया रबर ट्यूब, और रबर ट्यूब जो है आगे जाके एक जगह के पर खुलती है, उस जगह का नाम है पारदर्शी ग्लास। चारों की चारों कहां खुल गई, पारदर्शी ग्लास के अंदर। ठीक है, पारदर्शी मतलब कि जिसमें से हम आर पार देख पाए, जिसमें से हम आर पार देख पाए। ठीक, ये क्यों लगाया गया, तो भैया यहां पर हमको दिखाई देता है कि दूध आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर। दूध आ रहा है तो खुशखबर है, लेकिन अगर दूध नहीं आ रहा है, मशीन खाली चल रही है, ठीक है, तो भैया फिर हमको इस मशीन को बंद करना है, ये दबाव को ऊपर नहीं जाने देना, और इसके लिए यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को हम बंद कर देंगे। क्योंकि ज्यादा देर अगर मान लो मशीन खाली चली, बगैर दूध की चली, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद में यहाँ पर हमको फिर रक्त दिखाई दे, ब्लड दिखाई दे, खून दिखाई दे।
ठीक, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक वाल्व लगा दिया और इस वाल्व को हमने बंद कर दिया। कब? जब दूध नहीं आ रहा। अगर दूध आ रहा है तो फिर इस मशीन को चलने देना। ठीक, अब ये दूध यहां से जाकर कहां इकट्ठा हो जाएगा? इस दुग्ध बाल्टी या मिल्किंग पेल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस बाल्टी में दूध निकालते हैं उस बाल्टी को बोला जाता है पेल। अगर कहीं पर पेल लिखा है या किसी ने बोला पेल लेकर आना, इसका मतलब क्या है? दूध निकालने वाली बाल्टी लेकर आना है। ठीक है, तो यह है दूध निकालने वाली मशीन, उसके भाग और उन भागों के कार्य करने का तरीका। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें तो एक तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि 1 यूनिट मशीन और 2 यूनिट मशीन से कितने पशुओं का दोहन होता है। अगला, ये एग्जाम में पूछी हुई चीजें हैं। धड़कन कितनी? 50 से 55 प्रति मिनट, और दबाव कितना? तो 5 से 8 इंच पर एचजी का दबाव रखें। क्लियर? अब इसमें एक चीज और है कि जैसे मान लो किसी कारण से धड़कन बढ़ गई तो भैया फिर दबाव भी बढ़ जाएगा। अगर धड़कन बढ़ गई तो फिर दबाव भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि भैया अगर दबाव बढ़ाना है हमको कभी, तो किसको बढ़ाते हैं? धड़कन को बढ़ाते हैं। ठीक, तो जैसे हमने कहा है कि 2 यूनिट मशीन है एक, और एक यूनिट मशीन है। एक मतलब जिसके अंदर एक पाइप लगा था, 2 यूनिट मतलब जिसके अंदर 2 पाइप लगे हैं, उसको हमने क्या बोला? 2 यूनिट मशीन। एक पाइप से सिर्फ एक ही पशु का दोहन हो पाएगा, लेकिन 2 यूनिट पाइप से 2 पशुओं का दोहन एक साथ में हो पाएगा। ठीक, एक पशु के दोहन के लिए दबाव चाहिए 5 से 8 इंच पर एचजी का, और इतना दबाव पैदा करने के लिए धड़कन चाहिए 50 से 55 प्रति मिनट। ये अभी हमने देखा। अब मान लो पाइप 2 हो गए, तो एक पाइप में इतनी कंडीशन है, दूसरे पाइप में भी सेम यही कंडीशन रहेगी। इसका मतलब कि एक मशीन के अंदर जब 2 पाइप लगे होंगे तो क्या करना पड़ेगा? धड़कन भी डबल करनी पड़ेगी, दबाव भी डबल करना पड़ेगा। मतलब 2 यूनिट मशीन में अगर मैं धड़कन की बात करूं तो धड़कन 2 यूनिट वाली मशीन के अंदर मुझे रखनी पड़ेगी 100 से 110, और दबाव मुझे रखना पड़ेगा 10 से 16 इंच पर एचजी। क्यों? क्योंकि एक में इतना दबाव और इतनी धड़कन चाहिए। अब डबल हो गया तो हमको इनको भी डबल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 यूनिट मशीन में धड़कन 50 से 55 प्रति मिनट और दबाव 5 से 8 इंच प्रति एचजी। ठीक है, 2 यूनिट मशीन में डबल कर देना है, 3 यूनिट मशीन हो गई ट्रिपल कर देना। ठीक है, ये यूनिट जो है 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3, 4, 5, 100। ठीक है, एक साथ में 100 पशुओं का दोहन एक साथ में हो जाता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से यूनिट बढ़ेगी उसी हिसाब से धड़कन और दबाव भी बढ़ता जाएगा, और उसी हिसाब से दोहन में जो है पशुओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। एक जनरल देखें तो 1 यूनिट मशीन से 15, 2 यूनिट मशीन से 30, 3 यूनिट से 45, 4 से 60, 5 से 75, 6 से 90, 7 से 105। ठीक है, 15 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, जहां तक यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संख्या भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई मशीन दोहन दूसरी विधि। ठीक, चल आगे चलें। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, गाय या भैंस के दोहन की सर्वोत्तम विधि है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास में है, अंगूठा विधि, चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि और उपरोक्त कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है कि ये जो पूर्ण हस्त विधि है ये दोहन की सर्वोत्तम विधि हो, चाहे गाय हो चाहे भैंस। सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन सी छोटे थन वाले पशुओं के लिए अनुपयुक्त विधि है? छोटे थन वाले पशुओं के लिए अनुपयुक्त विधि है। 4 ऑप्शन इसमें भी हमारे पास में है, मशीन, फुल हैंड, नकलिंग और उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर आएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, थोड़ा ध्यान देना, क्या पूछा है? अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं पूछा है। उपयुक्त अगर पूछते तो चुटकी विधि आती, क्यों? क्योंकि छोटे थन है, पर पूछा क्या है? अनुपयुक्त पूछा है, इसलिए आएगा उपरोक्त सभी। मशीन, फुल हैंड, नकलिंग, इन तीनों का यूज छोटे थन वाले पशुओं में समस्यादायक। ठीक, चलो आगे चलें। आगे फिर एक क्वेश्चन है, एक मशीन को 10 से 15 इंच प्रति एचजी के दबाव से चलाने के लिए मशीन की धड़कन क्या हो?
यहाँ अगर देखें तो दबाव लगभग डबल कर दिया है। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमको धड़कन भी डबल करनी पड़ेगी। तो 50 आ सकता है, नहीं ये तो 1 यूनिट में ही होगा। 60 नहीं, 70 नहीं, मैक्सिमम अगर देखें तो 80। ठीक, इसलिए आंसर क्या आएगा 80। वैसे आना चाहिए 100 से 110 पर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे 80। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, एक मशीन को 50 धड़कन प्रति मिनट की गति से चलाने के लिए कितना दबाव लगेगा। मतलब ये 10 से 15 इंच दबाव दिया था, धड़कन पूछा था, इधर धड़कन दिया, दबाव पूछा। ठीक है, तो 50 प्रति मिनट धड़कन के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। 5 से 8 इंच पर एच जी, 10 से 15 इंच पर एच जी, 18 से 20 इंच पर एच जी और 22 से 25 इंच पर एच जी। अब इसमें आंसर देखें तो क्या आएगा 5 से 8 इंच पर एच जी। थोड़ा ध्यान रखना है, ये सिंबल इंच का है, अगर एक डंडा हो तो फीट और 2 अगर हो तो इंच। ठीक, तो ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है जो अभी हमने पढ़ा उसके बेस। आगे चलें। अब नेक्स्ट इसी में है जीवाणुओं की संख्या के आधार पर कच्चे दूध का वर्गीकरण। अभी हमने दूध निकाल लिया, अब दूध कैसा है, कच्चा है। कच्चा मतलब जिसको हमने गर्म नहीं किया, और उसमें हम देख रहे हैं जीवाणु और उनकी संख्या के हिसाब से हम तय करेंगे दूध की श्रेणी कि वो जो दूध है वो किस श्रेणी में आएगा। ठीक, संख्या का पता करने के लिए एक हमारे पास में परीक्षण है जिसका नाम है एसपीसी। एसपीसी का फुल फॉर्म देखें तो स्पेसिफिक प्लेट काउंट। ठीक है, स्पेसिफिक प्लेट काउंट हिंदी में देखें तो विशिष्ट पत्री गणना। प्लेट मतलब पत्री, काउंट मतलब गणना। ठीक है, तो विशिष्ट पत्री गणना परीक्षण, इसके द्वारा हम पता लगाते हैं प्रति ml जीवाणुओं की संख्या। मतलब 1 ml कच्चे दूध में हम लगाएंगे जीवाणुओं की संख्या का पता, और फिर उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, मतलब श्रेणी उसकी तैयार करेंगे। तो अगर मान लो 1 ml कच्चे दूध में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख से कम है तो फिर इस दूध को हम बोलेंगे बहुत अच्छा। कैसा दूध हो गया ये, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर मान लो जीवाणु की संख्या किसी कारण से बढ़ गई है और 2 से 10 लाख हो गई, तब फिर इस दूध को हम बोलेंगे अच्छा, मतलब गुड। संख्या बढ़ी, कैटेगरी गिर गई, और संख्या बढ़ी 10 से 50 लाख हो गई, तो उस कंडीशन में फिर इसकी कैटेगरी हो जाएगी संतोषजनक, मतलब सेटिस्फैक्टरी है, यूज कर सकते हैं, उपयोग के लायक है। मतलब कि अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसका उपयोग कर लेंगे। फिर देखें 50 लाख से अधिक अगर हो गई संख्या तो भैया फिर ये दूध हो जाएगा खराब। ठीक है, तो अगर 2 लाख से कम है तो बहुत अच्छा, 2 से 10 है तो अच्छा, 10 से 50 हो गई संतोषजनक, और 50 लाख से ज्यादा हो गई तो फिर ये दूध हो जाएगा खराब। ठीक, इसमें अगर देखें तो ये 3 दूध जो है ये उपयोग के लायक है, लेकिन ये जो दूध है ये एक तरह से देखें तो अनुपयोगी दूध है। मतलब कि अगर जीवाणुओं की संख्या 50 लाख से ज्यादा हो जाए तो वो दूध फिर किसी काम का नहीं रहेगा, वो गर्म करने पर फट जाएगा। ठीक है, ये जो 3 दूध है इनका उपयोग हम गर्म करके कर सकते हैं, या यूं बोलें कि दूध का उपयोग हमेशा गर्म करके ही करना चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कि पशु के द्वारा, ठीक है, दूध के द्वारा मनुष्य के अंदर आ जाती है। मतलब पशु से कहां पहुंच गई, वो दूध के द्वारा। ठीक है, किसके थ्रू, सॉरी, पशु से मनुष्य में आ गई किसके द्वारा, दूध के द्वारा। ठीक है, तो इन बीमारियों को अगर हमको रोकना है तो हम क्या करते हैं, दूध को गर्म। तो दूध को हमेशा कैसा पीना चाहिए, गर्म करके ही पीना चाहिए, कच्चे दूध का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये है जीवाणुओं के आधार पर दूध का वर्गीकरण, उसका श्रेणीकरण। ये हमने देखा कच्चे दूध। अब हम देख लेते हैं पक्के दूध में। पक्के दूध में मतलब जिसको हमने गर्म कर लिया, और गर्म करने की जो प्रोसेस है उसमें उसको हमने बोला है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में हम दूध को गर्म करेंगे, लेकिन भैया इसमें अगर देखें तो ताप और समय ये दोनों चीजें फिक्स रहेगी। कैसी रहेगी, फिक्स। मतलब निश्चित ताप पर निश्चित समय के लिए जब दूध को हम गर्म करते हैं तब उस प्रोसेस को बोला जाता है पाश्चुरीकरण। अब इस पाश्चुरीकरण की अगर हम देखें तो हमारे पास में 2 विधियां हैं। पहली है LT-LT और दूसरी HT-ST। ठीक, ये क्या चीज है, तो LT का मतलब है लो टेम्परेचर
पीछे LT का मतलब है लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इधर HT हाई टेम्परेचर, ST शॉर्ट टाइम। मतलब कम ताप समय ज्यादा होगा भी, अगर ताप कम रखेंगे तो गर्म होने में समय ज्यादा लगेगा। इधर ज्यादा ताप तो फिर समय कम लगेगा। तो दो मेथड है, एक लो LT और एक HT-ST। ठीक, LT-LT की अगर हम बात करें तो इसमें हम ताप रखते हैं 63 डिग्री सेल्सियस या फिर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, टाइम अगर देखें तो 30 मिनट। कितने टाइम के लिए? 30 मिनट। अगर उधर हम देखें तो ताप 72 डिग्री सेल्सियस या 161 डिग्री फ़ारेनहाइट और समय देखें तो 15 सेकंड। तो LT में 63 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करेंगे, HT-ST में 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करेंगे और फिर इस दूध को हम तुरंत ठंडा करेंगे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक या 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पहले क्या किया? गर्म किया और बाद में क्या कर दिया? तुरंत ठंडा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पाश्चुरीकरण। ठीक, इसमें अगर LT-LT की हम बात करें तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बेच प्रोसेस, और अगर HT-ST की बात करें तो इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या चीज है? तो जैसे हमने देखा कि LT-LT में ताप कम है, समय ज्यादा है, 30 मिनट है, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, 30 मिनट में गर्म हो जाएगा। 72 डिग्री, समय 15 सेकंड। जब ये ऐसा देखते हैं तो हमारे दिमाग में डाउट पैदा होता है, ठीक है, कि इतने टाइम में क्या होगा। तो भैया जब समय कम और ताप ज्यादा हो तब दूध को पाइप में गर्म किया जाता है। किसमें गर्म करते हैं? पतले पतले पाइप में। मतलब दूध को पतले पतले पाइप के अंदर चलाया जाता है और बाहर से उसको जो है गर्म किया जाता है। जब पतले पाइप में दूध जाता है तो मतलब ये बोल सकते हैं झिल्लियों के रूप में दूध जा रहा है, और इतनी पतली झिल्लियां होने के कारण दूध फटाफट गर्म भी हो जाता है। और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि पहले इसमें हमने दूध की हीटिंग की, ये क्या है? हीटिंग मतलब गर्म किया, और फिर दूध को क्या किया? इमीडिएटली ठंडा कर दिया, तुरंत ठंडा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब दूध को हम पतले पतले पाइप में चलाते हैं तब इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन जब दूध को हम रोककर गर्म करते हैं, जब रोककर गर्म करेंगे तब इसको हम क्या बोलेंगे? बेच प्रोसेस। आपने दूध को रख दिया, गैस को चालू किया, दूध को रख दिया, कितनी देर? 30 मिनट तक। ठीक, तो रखा है इसलिए क्या बोला? बेच प्रोसेस, और चल रहा है इसलिए क्या बोला? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो ये है पाश्चुरीकरण, मतलब दूध को गर्म कर लिया। अब गर्म करने के बाद अगर हम देखें तो दूध में जीवाणुओं की संख्या, किस दूध में? पाश्चुरीकृत दूध में, जिसका पाश्चुरीकरण हो चुका, उस दूध में जीवाणुओं की संख्या 30,000 से कम होना चाहिए 1 ml। अगर जीवाणु की संख्या इससे कम है इसका मतलब पाश्चुरीकरण सही हुआ, और अगर संख्या इससे ज्यादा है इसका मतलब पाश्चुरीकरण सही नहीं हुआ। ठीक है, तो पाश्चुरीकरण सही हुआ या नहीं हुआ इसका पता लगाने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? पाश्चुरीकृत दूध में जीवाणुओं की संख्या। ठीक, चलो अब अगर देखें कि यह पाश्चुरीकरण किया क्यों है, तो यह पाश्चुरीकरण हमने किया है दूध में जीवाणुओं को खत्म करने के लिए। दूध के अंदर जो भी जीवाणु है जो हो सकता है आगे चल के बीमारियां फैला दे, इन जीवाणुओं के कारण अगर देखें तो मनुष्य, पशु से मनुष्य में जो आने वाली बीमारी है उसमें एक प्रमुख बीमारी है टीबी। ये टीबी पशु से दूध के द्वारा मनुष्य के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जीवाणु या बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु दूध के अंदर उपस्थित है, तो उनको वहीं खत्म करने के लिए हमने क्या किया? पाश्चुरीकरण। अब जीवाणु अगर देखें तो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर है शीतग्राही या मीजोफिल, सॉरी साइक्रोफिल, एक है मध्य तापग्राही या मीजोफिल, एक है तापग्राही या थर्मोफिल। ठीक, शीतग्राही मतलब ऐसे जीवाणु जो कि 15 डिग्री सेल्सियस ताप से कम ताप पर जिंदा रहते हैं। मतलब इनको जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए तापक्रम चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक, मीजोफिल अगर देखें तो ये जिंदा रहते हैं 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना तापक्रम रहा तो इनकी सक्रियता ज्यादा होगी। और अगर तापग्राही की बात करें तो 50 से ऊपर, 50 डिग्री सेल्सियस जो कि गर्मी के टाइम में कहीं कहीं पर होता है। ठीक है, उससे ऊपर अगर ताप रहेगा तो फिर तापग्राही सक्रिय हो जाएंगे। तो जीवाणु अगर हम देखें तो भैया कम ताप पर भी सक्रिय है, ज्यादा ताप पर भी सक्रिय है। ठीक,
अब जैसे इनको मुझे मारना है, तो इनको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे तापक्रम को बढ़ाना पड़ेगा। इनको अगर खत्म करना है तो तापक्रम को बढ़ाना पड़ेगा, इनको खत्म करना है तो तापक्रम को कम करना पड़ेगा। इसलिए पाश्चुरीकरण में हमने क्या किया, एक बार तापक्रम को बढ़ाया और फिर अचानक उसको कम कर दिया। जब बढ़ाया तो ये मर जाएंगे, जब हमने घटाया तो ये मर जाएंगे। जब हमने 4-5 डिग्री सेल्सियस पर ले आया तो कौन मर गई ये, क्योंकि ये इनको तापक्रम कैसा चाहिए, इंदर रहने के लिए ज्यादा चाहिए। ठीक, रही बात इनकी, तो जब कम करेंगे तो भी ये मरेंगे, जब ज्यादा करेंगे तो भी ये मरेंगे। तो हमने पाश्चुरीकरण से क्या किया, तीनों ही प्रकार के जीवाणुओं को या बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। ठीक, तो पाश्चुरीकरण से दूध के अंदर उपस्थित सभी प्रकार के जीवाणुओं को खत्म किया जाता है। ठीक, इसमें अगर हम देखें तो दूध के अंदर अधिकतर जो जीवाणु कैसे हैं, मीजोफिल होते तीनों हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही कम है, न के बराबर है। ज्यादातर जो जीवाणु कैसे हैं, मध्य तापग्राही या मीजोफिल है, जो कि 20 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जिंदा रहते हैं। और यह तापक्रम अगर देखें तो अधिकतर समय गर्मी में रहता है, और इसीलिए गर्मी में दूध जल्दी फट जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। तो क्यों फट गया, क्योंकि दूध में अधिकतर जीवाणु कैसे हैं, मीजोफिल है, अधिकतर जीवाणु मीजोफिल है। ठीक है, जो कि 20 से 40 पर एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। अगर ये तापक्रम इनको मिला तो भैया ये ज्यादा सक्रिय होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये जीवाणु लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते। ठीक है, मतलब कि लैक्टिक अम्ल ज्यादा बनेगा, ये क्या है, एसिड या अम्ल, और अम्ल ज्यादा बनेगा तो दूध कैसा उठ जाएगा, दूध हो जाएगा खट्टा। ठीक, तो क्यों हो गया, क्योंकि दूध में इनकी संख्या ज्यादा है। पर ध्यान रखना, पाश्चुरीकरण में सिर्फ इसको नहीं मारते हैं, तीनों को मारते हैं। मतलब सभी प्रकार के जीवाणुओं को खत्म करना क्या है, पाश्चुरीकरण। पूछे कि दूध में ज्यादा कौन सा है, तब हम बोलेंगे भैया मध्य तापग्राही या मीजोफिल। इंग्लिश नाम जरूर याद रखना तीनों। ठीक, चलो आगे चलें। इनके ऊपर भी कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छे दूध में प्रति मिलीलीटर जीवाणु की संख्या। दूध कैसा है, अच्छा है, ठीक है, और अगर अच्छा है तो फिर जीवाणु की संख्या 2 से 10 लाख होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, 2 लाख से कम, 10 से 50, 2 से 10। हाँ, हमारे काम का ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध के पाश्चुरीकरण के लिए सही समय पर ताप संयोजन, सही समय ताप संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। तो इसके 4 ऑप्शन है। 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट, हाँ ये तो है, एक तो ये तो पढ़ा ही है हमने। 160 पर 30 मिनट, नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर हमारा आएगा ए। ठीक है, तो ये कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।